क्लास 12th समाजशास्त्र सोशोलॉजी। चैप्टर हमारा है 5वां। पार्ट 1 है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार। देखिए चैप्टर जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज की वीडियो में। पार्ट 1 है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको पेपर में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हमेशा आते रहते हैं और रिपीट भी बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक विषमता क्या है, या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक असमानता क्या है। तो देखिए समझिए, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही समृद्ध हैं, यानी कि उनके पास लग्जरी लाइफ है, बिल्कुल बहुत पैसा है, अच्छा घर है, गाड़ियां हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, काफ़ी समृद्ध आप कह सकते हो उनको। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास ना रहने के लिए घर है, न दो वक्त के उनको रोटी मिल पाती है, और जीवन जो है बिल्कुल संघर्ष में, अभाव में बीत रहा है। ऐसा समाज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अगर हम बात करें संसाधनों का, ठीक है, तो जो अमीर व्यक्ति है, जो समृद्ध व्यक्ति है, उसके पास सभी तरह के संसाधन आसानी से हैं, यानी कि ताकतवर व्यक्ति हैं ये, इनके पास पैसा, गाड़ी, संसाधन सब कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी गरीब हैं, अभाव में हैं, इनके पास संसाधन नहीं है या फिर बहुत कम है। तो यही जो है ये एक असमानता है समाज में, ठीक है। किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, किसी के पास बहुत कम है। तो ये जो आप देखोगे, इसे हम असमानता या विषमता के रूप में देख सकते हैं। तो देखिए, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच को आमतौर पर सामाजिक विषमता या असमानता कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच, यानी कि सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच, किसी को बहुत कुछ, किसी को बिल्कुल भी नहीं, इसी को हम सामाजिक विषमता कहते हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, आप ये समझ चुके हैं कि समाज में किस प्रकार से सामाजिक विषमता है। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने कि सामाजिक संसाधनों को कितने रूप में विभाजित किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, सामाजिक संसाधनों को कितने रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा कि इसको हम 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। मैं आपको तीनों समझाता हूं। एक तो देखिए, सबसे पहले है आर्थिक पूंजी, दूसरी है सांस्कृतिक पूंजी, तीसरी है सामाजिक पूंजी। अब आर्थिक पूंजी का मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, ठीक है, बहुत सारे घर हैं, जमीन है, जायदाद बहुत सारी है उनके पास, और आय के रूप में अगर हम देखें तो इनके पास ये सभी आय के रूप में इनकी आर्थिक पूंजी कहलाएगी। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं समाज में जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, संसाधन है, ठीक है। तो ये एक तरह से आर्थिक पूंजी हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड, सांस्कृतिक पूंजी। सांस्कृतिक पूंजी देखिए क्या है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो समाज में बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठावान व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा वो एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी शैक्षणिक योग्यता होती है, यानी कि शिक्षा बहुत ज़्यादा उन्होंने प्राप्त कर रखी होती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, वो प्रतिष्ठा है समाज में, सम्मान है उनका, वो उनकी सांस्कृतिक पूंजी कहलाती है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखें, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन उसका समाज में सम्मान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अमीर बहुत हो पर समाज में उसका सम्मान उतना ना हो। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये क्या होता है, ये सांस्कृतिक पूंजी होती है। सांस्कृतिक पूंजी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को और प्रतिष्ठा को देखा जाता है। तीसरा होता है सामाजिक पूंजी। आपने ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे समाज में जिनके कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी उनके संपर्क का जाल के रूप में हम देखें बहुत ज़्यादा, उनके मतलब सभी से उनकी जान पहचान है, उनको सभी जानते हैं, दूर दूर तक लोग उनको अच्छे से जानते हैं, उनका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों, इसे कहते हैं सामाजिक पूंजी। अब आपके पास इनमें से कौन सी पूंजी है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्या आपके पास बहुत ज़्यादा आर्थिक धन संपत्ति है, या आप बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है,
बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, कौन सी संपत्ति आपके पास है, आप मुझे कमेंट में बताइए। ये हो जाएगा हमारा एक क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आपके पेपर में आता है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के 2-3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? देखिए समाज में लोगों को बांट दिया जाता है, किस आधार पे? ऊंच नीच के आधार पे, छोटे बड़े के आधार पे, इसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। आपने जाति प्रथा पहले वाले चैप्टरों में, इससे पहले मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको जाति प्रथा बताया था। जाति प्रथा में मैंने आपको क्या बताया था कि समाज में एक सिरा वो है जिसमें ऊंची जातियां हैं, यानी जिनको बहुत ऊंची जाति का माना जाता है। तो दूसरा सिरा मैंने आपको ऐसा भी बताया था जो निम्न जाति का माना जाता है। यानी यहाँ पे लोगों को बांट दिया, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, महत्व दिया जाता है, तो कुछ लोगों को उपेक्षा की जाती है उनकी, उनको इग्नोर किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ऊंच नीच के आधार पे, छोटे बड़े के आधार पे जो समाज में बांट दिया जाता है लोगों को, उसको सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। तो ये आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखो मैं समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, बिल्कुल समझते हुए चलो। एक अगला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता बताइए। तो देखिए सामाजिक स्तरीकरण की अगर हम बात करें तो ये व्यक्तियों के बीच विभिन्नता का प्रकार नहीं है कि व्यक्ति अलग अलग हैं, बल्कि ये समाज की विशेषता है। यानी ये समाज ने ही कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जिसके कारण सामाजिक स्तरीकरण हो रहा है। अब जाति प्रथा का ही आप ले लो, कोई जातियां लिखित वैसे थोड़ी ना है कि मतलब हमेशा से जाति में ही रहा है, ये समाज में व्यक्तियों ने ये प्रथाएं बनाई है सारी चीजें। आगे देखो, सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बना रहता है, ऐसा कहा जाता है। तीसरा जो है सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा के द्वारा समर्थन मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया है, अभी जो मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन सेम हो गया है, मैंने टाइप भी कर दिया था और ये मैंने यहाँ से भी ले लिया था। चलिए कोई नहीं, इसको हम आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, शॉर्ट में आएगा, अगर ये आएगा तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। देखिए पूर्वाग्रह क्या होता है? तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे समुदाय या समूह या किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही एक पूर्व कल्पित विचार रख ले अपने दिमाग में, यानी कि पहले से ही उसके बारे में कुछ विचार बना के रखे, ये पूर्वाग्रह है और वो उस विचार पे अड़ा रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे आपको शायद समझ ना आए, आप इसे देखिए, आपके सपोर्टिंग में लिखा हुआ है। यानी पूर्वाग्रह जो है एक समूह के सदस्यों द्वारा किसी दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास को पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे कि लोगों ने ये मान रखा है, ये आपने कहावतों में भी सुना होगा कि जो मारवाड़ी होते हैं वो कंजूस होते हैं। अब आपने ये सोच लिया मारवाड़ी जो होते हैं वो कंजूस होते हैं और इसी चीज़ को आप मानते हो हमेशा, तो ये आपका पूर्वाग्रह है। जरूरी थोड़ी ना है कि जितने भी मारवाड़ी होंगे वो सारे के सारे कंजूस होंगे, या जितने भी यहूदी होंगे वो सारे के सारे कंजूस होंगे, ऐसा होता थोड़ी है हमेशा। लेकिन हमने पूर्वाग्रह बना रखा है कि भाई ये तो ऐसे ही होंगे। अब चलो आगे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो भारतीय समाज जो है इसमें कुछ समुदायों के लिए पूर्वाग्रह भी है, कुछ समुदाय के लिए स्पेशल समझो इसे, कुछ समुदायों के लिए, जैसे कि कुछ जातियों को भारतीय समाज में वीर प्रजाति कहा जाता है। कहते हैं ना कि भाई हम ये हैं हम वो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, इस तरीके से लोग बोलते हैं अपनी जातियों को लेकर। तो कुछ जातियों को कायर कहा जाता है, दगाबाज कहा जाता है, ठीक है। कुछ समुदाय को आलसी कहा जाता है तो कुछ को चालाक भी कहा जाता है। पर ये हमेशा सच नहीं होता, ठीक है। हर समुदाय में व्यक्ति जो है अलग अलग तरह के होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई कास्ट है और उस कास्ट में लोग चालाक माने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कास्ट के सभी सदस्य सभी लोग चालाक ही होंगे। समझ गए ना, मतलब ये सच नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में पूर्वाग्रह पहले से ही बना होता है किसी दूसरे के लिए, किसी समुदाय के लिए, हम उसको वैसा ही मानते हुए चलते हैं। तो ये पूर्वाग्रह आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक बहिष्कार, समाज से निकाल देना, बहिष्कार कर देना, ठीक है, भेदभाव शुरू कर देना। तो देखिए क्या होता है इसमें। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं, ऐसे तौर तरीके हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या फिर किसी समूह को समाज में पूरे तौर से घुलने मिलने से मना कर दिया जाए, या फिर घुलने मिलने से रोक दिया जाए, या फिर उन्हें समाज से अलग रखा जाए। इसको क्या कहते हैं हम? सामाजिक बहिष्कार, ठीक है।
सामाजिक बहिष्कार उन तमाम कारकों पर ध्यान दिलाता है। सामाजिक बहिष्कार जो है उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति और समूह को उन अवसरों से वंचित रखते हैं जो ज्यादातर जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। इसका मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के साथ या किसी जाति के व्यक्ति के साथ अगर उसका बहिष्कार कर दिया गया है समाज के द्वारा, तो बाकी लोगों को, बाकी जनसंख्या को तो अधिकार दिए जाएंगे, अवसर मिलेंगे, लेकिन जिसको बहिष्कृत किया गया है, जिसका बहिष्कार किया गया है, उसको वो अवसर नहीं दिए जाते। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मैं एक बार एक क्राइम पेट्रोल देख रहा था, तो उसमें एक स्टोरी थी। तो वहाँ पे क्या था कि एक लड़का और एक लड़की जो थे गांव के, उन्होंने लव मैरिज कर ली थी, अलग अलग जातियों के थे। तो इसके बाद उनका बहिष्कार कर दिया गया था। लोगों ने उनसे मिलना बोलना सब कुछ बंद कर दिया और फिर उनको वो गांव छोड़ना पड़ा, वहां से अलग रहना पड़ा। तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से बहिष्कार वाली जो नीतियां होती है ये अपनाई जाती है। ठीक है, ये जो भेदभाव होता है ये अचानक या अनायास नहीं होता कि सडनली ऐसा हो गया, बल्कि पूरे व्यवस्थित तरीके से होता है। क्योंकि जब उनका लोगों ने बहिष्कार किया तो सबने उनसे बात करनी बंद कर दी। मैं आपको जो भी एग्जांपल बता रहा था, सबने उनको अपने जैसे किसी दुकान पे जाते हैं, उस दुकानदार ने उसको सामान देने से मना कर दिया। तो इस तरीके से भेदभाव शुरू कर दिए। ये समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। ठीक है, भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार के कारण बहिष्कृत व्यक्ति मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास बंद कर देता। मान लो किसी के साथ भेदभाव हो, किसी को अपमान सहना पड़े, उसके साथ गलत व्यवहार हो, तो वो कतराएगा मुख्य धारा से जुड़ने में। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि समाज के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो वो व्यक्ति जो है दूर होने लगेगा उनसे। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो निम्न जाति के लोग होते थे उनको मंदिरों में प्रवेश करने की पाबंदी थी, यानी उनको मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था, भेदभाव जब होता था। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। देखो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 10 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लग जाए पर जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे आपको आंसर। आगे देखो, जाति प्रथा। जाति प्रथा आपको पता है भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, इसी के बारे में बताना है। जाति जो है, जाति प्रथा जो है भारत की प्राचीनतम संस्था है। चैप्टर 2 में आई थिंक हम इसको पढ़े हुए हैं। जाति प्रथा में कुछ जातियों को तो ऊंचा माना जाता है, समाज में उनका उच्च स्थान होता है, लेकिन कुछ जातियों का निम्न स्थान होता है, यानी उनको नीचा माना जाता है, अछूत माना जाता है, अस्पृश्य माना जाता है, घृणित माना जाता है, बेकार माना जाता है, गंदा माना जाता है। इस तरीके के भेदभाव होते हैं समाज में। तो जाति जो होती है, जाति जन्म से निर्धारित होती है। जाति क्या होती है? जन्म से निर्धारित होती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी जाति में जन्म लिया तो वो उसी जाति का रहेगा, वो अपनी जाति को नहीं बदल सकता है। ठीक है, जाति बदली नहीं जा सकती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और इसके अलावा एक दो पॉइंट आप जाति प्रथा से रिलेटेड और डाल सकते हो, इसमें बता सकते हो उससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन आता है अस्पृश्यता से, जाति प्रथा से ही जुड़ा हुआ है। आपको मैंने बताया समाज में जो जाति प्रथा थी तो उसमें जो निम्न जातियां होती थी उसमें कुछ ऐसी जातियां होती थी जिनको अस्पृश्य माना जाता था, यानी अछूत माना जाता था। छुआछूत वाली समस्या या कुप्रथा हमारे समाज में रही है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियों को निम्न माना जाता है, इनको घृणित माना जाता है, इनको छूना भी पाप समझते हैं लोग। ये व्यवस्था धार्मिक कर्मकांड के नजरिए से देखी जाती है। ठीक है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध वाली बात आ जाती है, यानी कि जो ये जो जातियां हैं जिसको लोग नहीं छूना पसंद करते, इनको अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो भेदभाव है अस्पृश्यता से रिलेटेड, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। पॉइंट आपको बिल्कुल याद करते हुए चलना है। देखो, अस्पृश्यता के कारण अस्पृश्य अथवा अछूत समझे जाने वाली जाति को इतना अधिक अशुद्ध माना जाता है कि उनके द्वारा जरा सा छू जाने भर से अन्य जातियों के सदस्य अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, इतना मतलब बेकार माना जाता है कि अगर उसने छू भी दिया किसी को तो अशुद्ध माना जाएगा उसे। अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया गया है जिनको अपवित्र, गंदा या अशुद्ध मानते हैं। इन लोगों को कुओं में, मंदिरों में, सार्वजनिक स्थानों पे जाने मना था। तो इस प्रकार के भेदभाव जो थे हमारे समाज में थे, और संविधान ने ये सारे भेदभाव खत्म कर दिए, सभी को समान माना है। लेकिन हो सकता है कि शायद शहरों में तो हम रहते हैं, हमने नहीं देखा ऐसा, पर हो सकता है कि शायद आज के समय में गांव में भी होता हो, कम होता हो पर ऐसा शायद होता हो। अगर कोई गांव से है और अगर ऐसा रियलिटी में सच में ऐसा होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल याद रखते हुए चलना है। एक क्वेश्चन है सामाजिक विषमता व्यक्तियों की विषमता से कैसे अलग है। थोड़ा समझिए इस चीज को। देखो,
क्या होता है भाई कि समाज में लोगों का जो आर्थिक और सामाजिक स्तर होता है वो अलग अलग होता है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति संसाधन है, लेकिन कुछ लोगों के पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है। ठीक है, ऐसा समाज है। तो अब देखो, जिसके पास पैसा होता है वो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो उस अपनी मतलब आर्थिक संपदा को शैक्षणिक संपत्ति में भी बदल सकता है। ठीक है, कैसे मतलब इस्तेमाल हो सकता है ये सब समझिए इसको। देखो, कुछ व्यक्तियों के पास धन संपदा, स्वास्थ्य, शक्ति जैसे संसाधन ज्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक अमीर परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी के दम पर, आर्थिक पूंजी का इस्तेमाल करते हुए अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। आप मानते हैं, क्योंकि जो अच्छे पैसे वाला व्यक्ति होगा वो बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, उसके पास पैसा है। इसी प्रकार वह व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वरूप में बदल सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, उसके पास आर्थिक पूंजी है। अब वो चाहता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा नॉलेज ले, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, कॉलेज जा सकता है, अन्य जगह जा सकता है, बहुत पढ़ाई कर सकता है, लॉ की पढ़ाई कर सकता है या किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर सकता है वो। तो उससे क्या होगा, उसने अपनी आर्थिक पूंजी का इस्तेमाल करके अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वगैरह बढ़ा ली, यानी शैक्षणिक स्वरूप उसको प्रदान कर दिया। पैसे से उसने अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, इसे समझिए। व्यक्ति अपनी सामाजिक पूंजी, जो उसकी सामाजिक पूंजी है, यानी कि उसके जो दोस्त हैं, उसका जो दोस्तों का जाल है या जो दोस्तों का सर्कल है बहुत बड़ा, और प्रभावशाली मित्रों की सलाह से अच्छी जानकारी पा सकता है और अच्छी नौकरी पा सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब उनके पास क्षमता होती है अच्छा करने की, लेकिन उनको सही समय पे सही सलाह नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोगों को सही सलाह नहीं मिल पाती, इसलिए वो कुछ नहीं बन पाते। लेकिन जिसके अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे रिश्तेदार होते हैं, अच्छे जान पहचान वाले होते हैं जो उसको अच्छी सलाह देते हैं, तो वो उस सलाह को लेकर अच्छा कर सकता है। लेकिन बहुत सारों को वो सलाह ही नहीं मिल पाती। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, और यहाँ तक हमारा हो जाता है पार्ट वन। पार्ट वन में हमने बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस किया है, और ये सारे वो प्रश्न है जो बहुत बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सारे करा रहा हूँ यहाँ पे। पार्ट वन, पार्ट टू में हम आएंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको चैप्टर थ्योरी नहीं कराने वाला, सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। इससे आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, चैप्टर वाइज आपके हो भी जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।